देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स शुरू करने जा रहे हैं और क्या होता है एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था। 2011 की एनसीईआरटी में ये इसी नाम से चैप्टर होता है अभी भी, लेकिन अब इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया बेटा? एनिमल टिश्यू। लेकिन हम लोगों को क्योंकि एनिमल टिश्यू पढ़ना है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट के सिलेबस में अभी रखा हुआ है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फ्रॉग और कॉकरोच के ऊपर आएंगे, जबकि नई एनसीईआरटी से कॉकरोच को भी हटा दिया। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर कॉकरोच या फ्रॉग में से कोई एक चीज पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग जानते हैं एनिमल टिश्यू में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। देखिए सबसे पहला काम जो हम लोग एनिमल टिश्यू में करेंगे पढ़ने में, वो काम होगा टिश्यूज के टाइप्स को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। बेसिकली 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। जैसे आपने प्लांट टिश्यू पढ़े थे, 2 तरीके के थे, एक तो मेरिस्टेमेटिक था और दूसरा परमानेंट था। प्लांट टिश्यू में ऐसा डिवीजन नहीं है मेरिस्टेमेटिक परमानेंट करके, सॉरी एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में 4 तरीके का डिफरेंशिएशन है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स इसमें। ठीक है, मस्कुलर यानी मसल्स के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन, लिगामेंट, बोन, ब्लड, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक, और एपिथेलियल टिश्यू में जितनी भी एपिडर्मल चीजें हैं, यानी एपिथेलियल स्किन हो गई, यानी कि ऊपर वाली अंदर वाली जो स्किन है उसको पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या करता है? कवरिंग और लाइनिंग बनाता है। कवरिंग और लाइनिंग का मतलब जैसे आपने कहा एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में आप अगर देखो बॉटल है, मान लो जस्ट इमेजिन बॉटल है। इस बॉटल में आप देखोगे ऊपर सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक स्किन है, ठीक है, और अंदर की अगर ये हॉट एंड कूल वाली है तो अंदर की तरफ भी एक ऐसे लेयर। ठीक, बिल्कुल आपके अंदर भी सेम ये रहता है कि ऊपर की इसे कहते हैं कवरिंग और अंदर से इसे कहते हैं लाइनिंग। तो कवरिंग और लाइनिंग बनाने का काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का। बिल्कुल समझ में आ गई बात? सही से आ गई? ठीक है, तो अब ये बॉटल के तरीके से ही अपनी भी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। क्या कहता है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। यानी हमने कहा ये हमारा मुंह है, ठीक है, इस मुंह से हमने खाना खाया, ये इसोफेगस में गया और स्टमक में चला गया। ये एक ट्यूब चल रही है, इंटेस्टाइन में ये वो करके एनएस में चला गया। ठीक, और ये खुद किसके अंदर है? ये खुद है हमारे इस लाइनिंग, इसके अंदर के आसपास फेफड़े हैं, लीवर है, ठीक है, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, ये सारी किडनी हो गई। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो बाहर से जो कवर कर रहा है इसे कहते हैं कि कवरिंग स्किन बनाती है, ये सब कवरिंग होगी। अंदर से जो कवरिंग चल रही है इसे कहते हैं लाइनिंग। ये अंदर लाइनिंग। समझ में आ गई बात? नहीं बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आपने कहा कि हम जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो 4 टिश्यूज के बारे में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करेगा डिफरेंट टिश्यू का। जैसे आपने कहा ब्लड, ब्लड क्या करता है? आपके ब्रेन को आपके पैरों से जोड़ दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है ना। इसके अलावा बोन्स हैं, बोन्स क्या कर रहे हैं? पूरे स्केलेटन सिस्टम में सारे ऑर्गन को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं कनेक्टिव टिश्यू में, टेंडन, लिगामेंट, ठीक है,
ठीक, टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल जोड़ता है, बोन टू मसल जोड़ देता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ देता है। ठीक, जब हम लोग कभी फ्रैक्चर हो रहा है या कहीं पे मुड़ गया है, एंकल वगैरह मुड़ जाते हैं तो कहते हैं लिगामेंट्स फ्रैक्चर हो गए, लिगामेंट्स टूट गए, तो बोन से बोन में कनेक्शन दे रहा है वो लिगामेंट्स। ऐसे मसल्स हैं, मसल्स आपकी तीन तरीके की होती है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक, या वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और कार्डिक। ठीक है, स्ट्रेटेड कह दो, वॉलेंटरी कह दो, एक ही चीज है। अनस्ट्रेटेड कह दो, अनवॉलेंटरी कह दो या इनवॉलेंटरी कह दो, और कार्डिक तो कार्डिक कह दो। स्ट्रेटेड को ही स्केलेटल भी कहते हैं, स्केलेटल, इसे विसरल बोल देते हैं। ठीक है, ये तो कार्डिक है ही नहीं, हार्ट बना के, कार्डिक मतलब हार्ट स्पेशल टाइप की है जो हार्ट नहीं बनेगी, ये रेस्ट नहीं करेगी, लेकिन इसके अंदर कंट्रैक्शन बहुत मजबूत होती है। ठीक है, स्ट्रेटेड की बात कौन सी आपने बताई थी, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, ये भी नहीं है, अनस्ट्रेटेड। ठीक है, ऐसे ही नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स। स्ट्रेटेड मतलब वॉलेंटरी होगा ना सर? हाँ, स्ट्रेटेड जो होते हैं इसमें स्ट्रेशन होता है, ये वॉलेंटरी होते हैं, स्केलेटल टिश्यू भी कहलाते हैं। ठीक है, अनस्ट्रेटेड, इनवॉलेंटरी या विसरल टिश्यू भी कहलाते हैं। और ये जो है कार्डियक है, ये हार्ट के ही है। ऐसे न्यूरॉन हो गए, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, जो इसमें बहुत 3-4 तरीके के नाम आते हैं। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम आएंगे, तो हम ऐसे एक न्यूरॉन के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पढ़ हम सारे ही लेंगे। फिलहाल ये आपका एक ओवरव्यू हमने दे दिया कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। आइए तो अब चैप्टर के ऊपर चलते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहला टिश्यू जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। उससे पहले टिश्यू टर्म किसने दिया, ये सारी बात थोड़ी देखेंगे। एनिमल टिश्यू का टर्म जो था वो देखिए, टर्म एनिमल टिश्यू बाइकॉट ने दिया है, और बाइकॉट को इसीलिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टर्म हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या है, टिश्यूज की स्टडी। द टर्म हिस्टोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय मेयर, ये मेयर थे साइंटिस्ट। The study of tissue is called histology. Along with cytology, histology was placed under microscopic anatomy. अगर साइटोलॉजी की भी स्टडी करी जा रही है टिश्यू के साथ साथ, तो इसे क्या कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद मार्सेलो मैक्रिची is considered to be the founder of microscopic anatomy. मार्सेलो मैक्रिची, छोड़ दीजिए ये टर्म, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन, एनिमल टिश्यू जो है वो 4 तरीके के हैं, और यहाँ से आपको पॉइंट पकड़ना है। देखिए, कभी कभी ओरिजिन पूछ लेता है कि कौन सी चीज किस चीज की ओरिजिन है। आपकी बॉडी जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कितने हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 चीजों से मिलकर पूरी बॉडी बनी। तो टिश्यू भी इन्हीं 3 चीजों से मिलकर कहीं ना कहीं बना। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों से बना होता है, और इसका पार्टिसिपेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन करेगा, सिक्रेशन करेगा और ये एब्जॉर्प्शन वगैरह कराएगा। जो मेन ऊपर की शैलो बातें हैं, पहले तो उनको हम पढ़ना शुरू करें। देखिए, ये आपको 2015 की एनसीईआरटी में मिलेगा, तो आप वो चैप्टर डाउनलोड करना है, एनसीईआरटी 2015 से, तब आपको ये टिश्यू के बारे में वहाँ जानकारी देखने को मिलेगी। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनकी ओरिजिन कैसे होती है, मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू में हमने बता दिया, बोन आएगा, टेंडन आएगा, लिगामेंट आएगा, ठीक है, ब्लड आएगा, ये सारी चीजें, तो ये मेसोडर्मल होते हैं। ठीक है, काम क्या होगा, ये सपोर्ट करेंगे, ये बाइंडिंग करेंगे, ये स्टोरेज करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे, सारे काम करेंगे। मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल है, और ये मसल्स हैं, और इनका काम मेन क्या है, कंट्रैक्शन करना और मूवमेंट करना, ये तो 2 काम होंगे। और नर्वस टिश्यू की जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्मल, और इसका काम है कंडक्शन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आपके नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगी और आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगी। आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, और एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर जो आ रहे हैं उसको पढ़ेंगे सबसे पहले कि कहाँ होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें सारी बातें हम लोग करेंगे।
ठीक है, आगे तो इसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जो सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो है, देखिए बहुत ही फास्ट पास होती है। आपकी अपने हाथ को ध्यान में रखिए, आपके हाथ की जो मसल्स की जो सेल्स हैं, स्किन की सेल्स को ध्यान से देखते रहिए। क्या इसके आसपास आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एपिथेलियल वेरी क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय अ फिल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, उसके थ्रू यहाँ पे ये सेपरेट होगी, यानी इनको एक दूसरे से जोड़ने वाला कोई मटेरियल होगा जो इसके बीच में होगा, हाइलोरोनिक एसिड टाइप की चीज। ठीक है। नेबरिंग सेल्स आर हेड टुगेदर बाय सेल जंक्शंस। जो नेबरिंग सेल्स हैं वो सेल के जंक्शंस से कनेक्ट रहेंगे, और हमने आपको जो सेल चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कई तरह के जंक्शन, जैसे टाइट जंक्शन होता है, अडहेरिंग जंक्शन होता है। सेल चैप्टर में हमने जंक्शंस बताया कि कौन सा लीकेज कराने में हेल्प करेगा, कौन सा बॉन्डिंग कराएगा, कौन सा इधर से उधर कराएगा। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन के 3 तरह के जंक्शन हमने बेसिक बताया था। अगर याद हो तो ठीक, नहीं। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो रेस्ट करता है एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी नीचे इसके क्या होगी, बेसमेंट बेसमेंट, और ये नॉन सेलुलर है, यानी कुछ सब्सटेंस होगा जिसके ऊपर ये चिपका हुआ रहेगा। समझ में आई बात है? द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। कैसी है? नॉन सेलुलर, ये लिखा हुआ है नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। अपर 3 लेयर है छोटी, और इसमें मेनली ये बनी किसकी होती है? ऊपर वाली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकोसैकेराइड की। इतना बेसिक मेम्ब्रेन के बारे में मत जानिए, वरना डॉक्टर बन जाएंगे, हमें डॉक्टर नहीं बनना है। फिर इतने रखते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये समझ में आ गया कि नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा। ठीक है, आगे ये पूरा लिखा हुआ है, ग्लूकोसैकेराइड ये लो ऐसे होते हैं। अब जो हमने आपको जंक्शंस के बारे में बात बताई थी, आपकी सेल के ये जंक्शंस होते हैं, बेसिक 3-4 तरीके के जंक्शन जो एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट रहेगी। तो देखिए यहाँ पे पहला जंक्शन है टाइट जंक्शन, फिर आया गैप जंक्शन, ठीक है, अडहेरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम। ठीक, समझ में आई बात है? 3 जंक्शन तो मेन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन या अडहेरिंग जंक्शन, जिसे हम डेस्मोसोम के नाम से भी जानते हैं। और इंटरडिजिटेशन से, इंटरडिजिटेशन कुछ इस तरीके से ये 2 सेल्स हैं, ये सेल है, ये सेल आपस में कनेक्ट हैं, अलग अलग जंक्शन। ठीक, समझ में आ गई बात नहीं? 4 तरीके के मेन जंक्शन समझ में आए, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स या अडहेरिंग जंक्शन, इसी को अडहेरिंग जंक्शन भी कहते हैं, कहीं आगे लिखा हुआ आपको दिखाई। लेकिन बेसिकली ये 3 ही आपके एनसीईआरटी 2015 में दिए हुए, इंटरडिजिटेशन नहीं दिए हुए। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है किस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो अब टाइट जंक्शन यानी ज़ोना ऑक्यूडेंस इसे बोलते हैं। और टाइट जंक्शन का काम क्या होता है? दे हेल्प टू प्रिवेंट सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। मेन काम इसका क्या हो गया? ये हेल्प करेंगे सब्सटेंस को लीक करने से बचाने। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एपिकल पार्ट बिकम टाइटली पैक्ड टुगेदर आर इन्फ्यूज्ड। ठीक है, इंटरडिजिटेशंस क्या है? फिंगर लाइन है एडजेसेंट सेल्स में। इंटरसेलुलर ब्रिजेस क्या है? इसमें माइन्यूट प्रोजेक्शंस निकले हुए होंगे राइट फ्रॉम द एडजेसेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आप देखिए प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, गैप जंक्शन आएगा इसमें। ठीक है, ये गैप जंक्शन और ज़ोना एडेरेंस। ठीक है, गैप जंक्शन का काम क्या होगा? ये फैसिलिटेट करेंगे क्या? साइटोप्लाज्म, यानी कि एक सेल ये दूसरी सेल ये, बीच में गैप जंक्शन थोड़ा सा गैप है, और यहाँ का साइटोप्लाज्म आपस में ट्रांसफर होता है, यानी कि खाना पीना हमेशा गैप जंक्शन से ही जाएगा। क्लियर? इंटरमीडिएट जंक्शन यानी ज़ोना एडेरेंस क्या होता है? यूजुअली अगर बिलो टाइट जंक्शंस,
ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, these places contains a bigger low electron density fluid, ठीक। जोना एडहेरेंस से वो भी जोड़ना नहीं है, देयर इज नो इंटरसेलुलर फिलामेंट्स बिटवीन द एडजेसेंट फिलामेंट। बाकी चीजें आपको पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। ये आपको 3 नाम मेन याद हो गए, उनके काम याद हो गए। हाँ ठीक। डेस्मोसोम्स को ही मैकुला एडहेरेंस, देखिए ऊपर इंटरमीडिएट जंक्शन था और ये मैकुला एडहेरेंस, जोना एडहेरेंस या मैकुला एडहेरेंस जो है वो डेस्मोसोम्स को ही कह देते हैं। देखिए डिस्क लाइक होता है, ये भी कोई इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कि ट्रांसफर होगा, ये चिपकाने के लिए, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो कैसे क्लासिफाई होता है? एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करने के लिए 2 तरीके हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, देखिए वहां हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ा है प्लांट में। सिंपल टिश्यू जो सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर बनता है, कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप के यानी मोर देन वन टाइप के सेल से मिलकर बनता है। यहाँ सिंपल और कंपाउंड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर और कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर, ठीक है। सिंगल लेयर अगर है यानी कि आपके पास एक लेयर है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर टिकी हुई है सिंपल, और आपने कहा ये एक लेयर हो गई, फिर आपने कहा दूसरी ये लेयर हो गई, फिर आपने कहा तीसरी एक और लेयर हो गई। बेसमेंट नहीं होगा, हाँ नहीं बेसमेंट अगर बीच में होगा तो होगा, नहीं हो तो बात नहीं है, लेकिन सबसे नीचे बेसमेंट होगा, लेयर्स कहीं मिलेंगी आपको, तब उसे हम कंपाउंड कह देंगे। कंपाउंड में भी स्ट्रैटिफाइड, मेनली क्या है ये स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटा बना दिया, अलग अलग लेयर बना दिया। स्ट्रैटा मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। आप वहाँ देखेंगे इकोलॉजी में स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड यानी स्ट्रैटा, हाँ। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में आ जाता है केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप ये छोड़ दो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, तो तरीके की ये भी होती है। हाँ केराटिनाइज यानी जिसमें केराटिन होगा, नहीं होगा प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। आई सिंपल एपिथेलियम को फिर उसके शेप्स के अकॉर्डिंग बांटा गया 3 में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलम। स्क्वैमस का मतलब होता है अगर प्लेट लाइक है, डिस्क लाइक है, टाइल के जैसी है तो इसे कह देंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, बिल्कुल जैसे टाइल्स आपने देखे हैं, पूरा ये ऐसे टाइल है, ठीक है, इस तरीके से टाइल ऐसे तो होता है। अब आप इधर से देखिए टाइल को, बिल्कुल एक पतली प्लेट जैसा दिखेगा, यहाँ नीचे समझ में आई बात है नहीं, बिल्कुल वैसे ही टाइल लाइक या प्लेट लाइक। क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूब के जैसे होते हैं, यानी चारों तरफ से बराबर। हाँ क्यूबॉइडल। हम यहाँ एक सिर्फ चौकोरी बनाएंगे, इसका एक सर्कल दिखाएंगे 2D में, 3D में नहीं, यानी स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक है। कॉलमनर होते हैं, ये पिलर टाइप होते हैं, ये कुछ लंबे, इनके न्यूक्लियस नीचे बेस, इनके न्यूक्लियस मिड में, इसके न्यूक्लियस में मिड में, एंड इसके न्यूक्लियस क्या होंगे बेस में। ये बेसिक 3 तरीके की सेल्स होती हैं सिंपल एपिथेलियम, यानी अगर सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो स्क्वैमस होगा, क्यूबॉइडल होगा और कॉलमनर टाइप का सिंपल एपिथेलियम होगा। अब आते हैं 2 तरीके के, सीलिएटेड और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। सीलिएटेड का मतलब है इसके ऊपर सीलिया निकल गए हैं, यानी इन्हीं के ऊपर क्या निकल गया, सीलिया निकल गया, सीलिएटेड एपिथेलियम। बेसिक सी बात है, यानी सीलिएटेड क्यूबॉइडल हो सकती है,
सिलेक्टेड कॉलमनार हो सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कैसे होते हैं, देखिए बहुत बेसिक सा है। स्ट्रैटिफ आपने स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर, आपने कॉलमनार एपिथेलियम दी है, ये कुछ छोटी सा बीच बीच में अपनी बड़ी सा इस तरीके से कॉलमनार दिख रही है। तो ये छोटी सेल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, ये बड़ी सेल सॉरी इसका नीचे कर दिया और इसका थोड़ा नीचे होएगा, बड़ी सेल है, सेल न्यूक्लियस यहाँ होगा। नहीं उसका ऊपर होएगा। हाँ ठीक है, तो न्यूक्लियस की आपको दो लेयर मिल रही है, लेकिन सेल्स की तो एक ही लेयर मिल रही है। तो सिंगल लेयर है लेकिन लग रही है कैसी, मल्टी लेयर। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, यानी स्यूडो यानी छोटी स्ट्रैटिफाइड, समझ में आई? न्यूक्लियस का होगा मेन इसमें। हाँ बस न्यूक्लियस। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. पढ़ ले, अब इसके लिए थोड़ी सी बातें Yes, sir. आप बेसिक चार्ट के फॉर्म में तो समझ गए हो, अब आप पढ़ लो, चीज़ों साथ समझना चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए सिंपल एपिथेलियम का काम मेनली क्या है, एक सिंगल लेयर की होती है, ठीक है, एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं डेस्मोसोम्स के थ्रू, ठीक है, और ये रेस्ट करेंगी बेसमेंट के ऊपर। सिंपल एपिथेलियम अकर्स मेनली इन सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सरफेस, पॉइंट पकड़ने वाला है जिसके नोट्स बनेंगे, एक इसका, ये नोट्स में लिखे जाएंगे पॉइंट। Help in nutrition, excretion, secretion, but do not protecting the underlying tissue को protect नहीं करेंगे, बाहर वाले को करेंगे underlying। सर एपिथेलियम तो एपिडर्मिस है, मतलब इसके लिए बनाती है, तो ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, जैसे आप पसीना बाहर कहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ से करते हैं। सबसे पहली बात स्क्वामस एपिथेलियम की, हमने आपको बताया कि स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है कैसी होती है, पतली, टाइल्स के जैसी इसकी सेल्स होंगी, तो थिन होती है, फ्लैट होती है, स्केल लाइक सेल्स हैं। एनसीईआरटी ने 9th क्लास की बिल्कुल साफ साफ लिखा था, जब 2015 के एनसीईआरटी 9th क्लास बनाएंगे टाइल्स के जैसे। देखिए असल में ये टिश्यू को पढ़ना बड़ा टफ काम है एनसीईआरटी के लेवल पे। एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके से टिश्यू को हल्के हल्के निपटा के चलेगी, ठीक है, लेकिन हमने 9th और 11th दोनों के एनसीईआरटी को कंपाइल करके पूरा पढ़ा हुआ है, सारी चीजें एक सी हैं, तो हम सारी बताते चल रहे हैं साथ साथ। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखा था, हाँ मतलब पक्का न्यूक्लियाई। दे हैव इरेगुलर बाउंड्रीज, छोड़ दो। It forms the inner lining of lung alveoli and blood vessels, पकड़ लो, एग्जाम्पल पूछते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होगी, तो इनर लाइनिंग बनाएगी लंग्स की एल्वेoli की, यानी लंग्स की एल्वेoli पे आपको मिलेगी यहाँ। कोई पूछ ले कि लंग्स की एल्वेoli पे कौन से एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। याद रखिएगा क्योंकि जब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे एल्वेoli आएगा, गैसियस एक्सचेंज आएगा, वहाँ ये नाम फिर से आएगा। वो सेक्रीशन और वो सब करते हैं, गैस का एक्सचेंज कर नहीं रहा। ब्लड में भी आपकी जो एंडोथेलियम होती है ब्लड की, वहां पे भी आपको कौन सी मिलेगी, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, आल्सो नोन एज पेवमेंट। ये पेवमेंट या पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, बस पेवमेंट याद रखिए, मतलब पेवमेंट यानी बेसमेंट, बेस बनाएंगे। इसके बाद अगली आती है ट्यूब लाइक सेल्स, ट्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका एग्जांपल आपको पढ़िए, कहां पे देखिए, cuboidal epithelium, it has cells which are polygonal in outline, polygonal होंगी, ठीक है, outline, but cuboidal in vertical section, vertical section का मतलब cuboid। तो मेनली आपको cuboidal याद रखना, ये ऑलिगन बायोगेनस हो cuboidal, ठीक है, ट्यूब लाइक। कहाँ मिलेगी ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेब्री
लाइनिंग टू सिलेबरी ग्लैंड की बनाएगी, पैंक्रियाटिक डक्ट की बनाएगी और थायराइड वेसिकल्स में निकलेगी। ये बेसिकली पार्टिसिपेट करेगी सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, द सेल्स ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम इज एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफन बियर माइक्रोविलाई। अगर माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और उसे क्या कहते हैं ये कहां मिलेगी आपको? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, पीसीटी ऑफ किडनी, नेफ्रॉन की पीसीटी। नेफ्रॉन देखा है? जी सर। अभी बताएंगे तो ये बनाया होगा आपने, है ही। और किससे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेफ्रॉन बनाया है? याद आया? अब बाकी तो इसका ये मेन पॉइंट जो ये वाला होता है सिर्फ पीसीटी, ये आता है एलओएच लुक ऑफ एंडेड, ये आता है डीसीटी किससे रिलेटेड है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये वूमेन कैप्सूल होता है ये, और ये ग्लोमेरुलस होता है। समझ में आई या नहीं? तो पीसीटी किडनी में नेफ्रॉन्स की पीसीटी किसकी बनी हुई है? क्यूबॉइडल। और उसके ऊपर क्या है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, माइक्रोविलाई। समझ में आई बात है नहीं? इसी के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। तो क्यूबॉइडल में माइक्रोविलाई होती नहीं है सब जगह? नहीं, किसी जगह में नहीं भी आपको बढ़िया है। तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये जनरली इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, देयरबाई एनहांस एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन ये वाले डायरेक्ट रखे हुए हैं, यही रट लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए, कम से कम 25 क्वेश्चन में यही ऐसी बन जाएंगे। क्यों कॉल्यूमिनर है? कॉल्यूमिनर हमने आपको कैसे बताई? पिलर लाइक। ठीक है, तो कैरेक्टराइज द प्रेजेंस ऑफ टॉल सेल्स शेप पॉलीगोनल एडॉट। पिलर लाइक याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियस यूजुअली कहां होता है? बेस के ऊपर। कॉलमनर सरफेस क्या करती हैं? कवर इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर। इट आल्सो अकर इन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। पॉइंट पकड़ने वाला है या द क्वेश्चन बहुत जरूरी है, लोकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ गया। इट्स फंक्शन इज सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। म्यूकस लाइनिंग के ऊपर भी यही हो गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। फंक्शन तो लगभग एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में है बस। तो मेन फंक्शन आपको बताई दिया उसको। देख, ये फ्लैट एंड सेल है, आपको ये कौन सी मिल रही है? एपिथेलियम, सॉरी स्क्वामस, ये क्यूबॉइडल, ये कॉलमनर, वो कॉलमनर। समझ में आई बात है? वो उस पे बस लगा दिया है, सीख गया। अब स्यूडो स्ट्रैटिफाइड हमने बता दिया आपको, छोटी बड़ी होंगी, स्यूडो मतलब झूठी होंगी। क्वेश्चन पूछना कहां मिलती है? इसके ऊपर सिलेटेड वाली तो है। हां, कॉलमनर के पास सिलेटेड 14 नंबर। हां, सिलेटेड का मतलब वही जिसका सीलिया मिलेगा, सिलेटेड होगा। तो सीलिया मिल रहा है, वो सिलेटेड होगा। ठीक, कहां मिलेगी? देख, फैलोपियन ट्यूब में। आप फैलोपियन ट्यूब में ओवा किसी सीलिया की वजह से ही तो आगे बढ़ता है। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, आपका जो आपको जो बलगम आता है ना, कहाँ से आता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है, उसमें ये म्यूकस होता है। बेसिकली यही म्यूकस ऊपर की तरफ इकट्ठा होता रहता है, इसी में चीजें फंस जाती है, पूरा बलगम बन गया, बाहर मिल गया। समझ आई बात है? तो उसमें मिलेगी। Ciliated columnar epithelium is the lining of ventricles of brain, spinal cord. चाहिए इसे याद रखिए, चाहिए ना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नहीं। ठीक है, इसके बाद सीलिया जो है वो कैसा होगा? दो तरीके के, 9+2 और 9+ के छोड़ दो इसको भी, आप बताइए। हाँ, 9+2 अरेंजमेंट है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ये कहाँ मिलेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लिया गया। सीलियरी मूवमेंट्स ऑफ प्रोपन म्यूकस पार्टिकल्स टुवर्ड लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स की तरफ। ठीक, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में लार्ज ब्रोंकाई, स्मॉल में ऊपर वो मिले सीलिएटेड, लार्ज में ये मिलेगी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड भी हो सकती है और नॉन सीलिएटेड भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? छोड़ देते हैं।
तो ये सीलियरी मूवमेंट हो गया है टुवर्ड्स डायरेक्ट pseudostratified non-ciliated columnar epithelium found in the urethra of male and parotid cerebrals. हाँ, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड आपकी ये पैरोटिड सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, तो आप उसे हटा ही दिया तो आपको पता नहीं कि 3 तरह की ग्लैंड होती हैं आपकी। पैरोटिड एक कान के पास में, सबलिंगुअल जबान के नीचे। कभी कभी अपना मुंह बंद करिए और जबान को नीचे से यहाँ से दबाइए और ऊपर उठाइए, देखिए ऐसा लगता है पानी ऐसा आ रहा है, वैसे मतलब अपने आप से मसल्स के थ्रू दबाइए, अंगूठे से नहीं। आप देखिए ऐसा लग रहा है पानी ऐसा आ रहा है, जबान को हल्का सा उठाएंगे बीच से तो आपको ऐसा लगेगा पानी ऐसा आया। ये जो पानी ऐसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये सेरेब्रल ग्लैंड से ही तो निकल रहा है, इसे कहते हैं सबलिंगुअल। लिंगुआ मतलब जीभ, टंग, उसके नीचे से आ रहा है। इसके अलावा हम लोग के यहाँ से गालों के पास से यहाँ से पानी लगातार निकलता रहता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे जो है वो गीला गीला लगता है, उसे कहते हैं सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर या सबलिंगुअल ग्लैंड, ये 3 तरीके की सेरेब्रल ग्लैंड होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें। पैरोटिड के बारे में pseudostratified। चलिए, ये न्यूरोसेक्रेटरी एपिथेलियम है, ये न्यूरॉन्स वगैरह मिलेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं लिखे हुए, चाहिए याद रखिएगा। सेक्रेटरी हो गई, ये याद रखिएगा, इसको कोई है नहीं, पिगमेंटेड होता है, उसमें पिगमेंट्स मिलेंगे। अब आते हैं कंपाउंड के ऊपर, चाहिएगा इसे देखिए, याद करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, मेरे से जरूरत अभी है। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड का मतलब इसमें कई लेयर्स आते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल 2 तरीके की हो सकती है, ठीक। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मतलब हमने कहा आपको कई स्ट्रैटा मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी एपिथेलियम ये जो बनी हुई है स्ट्रैटिफाइड है, कई स्ट्रैटा मिल जाएंगे। केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज यानी केराटिन पिगमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन कंट्रास्ट नॉन केराटिनाइज ये सब ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज मच थिनर एंड मोर स्ट्रेचेबल देन स्ट्रैटिफाइड। इट हैज सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स एट द बेस, 2 to 3 middle layer of large polygonal or pear-shaped cells and the superficial cells of large broad and rectangular oval. The lining and inner surface of the urinary bladder and uterus. ये आपको बताएंगे और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलेगी? It lines the inner surface of urinary bladder or uterus, ठीक। Considerable expansion यानी स्ट्रेचिंग के लिए ये ज्यादा होती है। अब आती है यहाँ पे एक बात ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ग्लैंड्स के बारे में बात आती है। एनसीईआरटी में है लिखा हुआ, 12th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लैंड्स कौन सी होती है, और इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है कि म्यूकस ग्लैंड कौन सी होती है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो ग्लैंड्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी जो ग्लैंड्स बनाएंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जनरली क्यूबॉइडल होती हैं या कॉलमनर होती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड सिंगल सेल है, जैसे आपकी गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद कर लो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है गोबलेट सेल्स एंड एलिमेंट्री कैनाल की गोबलेट सेल्स कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। मल्टीसेलुलर में नाम आता है सेलेब्री ग्लैंड्स का। मल्टीसेलुलर सर गोबलेट क्या होती है? जो म्यूकस निकालती है तुम्हारी, ठीक है। नाक में उंगली डालोगे तो चिपचिपा चिपचिपा है, क्या है, वो म्यूकस है। उस म्यूकस को बनाने वाली सेल्स कौन सी हैं? गोबलेट सेल्स। तो ये कैसी होती है, देखिए सिंगल है, एक सिंगल सेल है और इसी से निकल रहा है, ठीक। सॉरी ये यूनिसेलुलर, ये एक सेल, ये यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर, ठीक है। मल्टीसेलुलर में कौन सी है, सेलेब्री ग्लैंड, यूनिसेलुलर में गोबलेट सेल्स जो म्यूकस को सिक्रीशन करेंगी। Glands with single branch duct are called simple glands. Unbranched duct है, ये gland हो गई है, इसमें unbranched duct से कहते हैं कैसी, ये simple gland, ठीक है। Secretory part of gland consists of epithelial cells arranged in the form of tubules
और सेक्स यानी एसिनाई एल्वेलाई और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक। द डक्ट इज आल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये डक्ट बनने किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल सेल्स। द ग्लैंड ब्रांच सिस्टम ऑफ डक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड, यानी सिंपल ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड हो गया, यानी आपकी एक डक्ट है और कई डक्ट निकली हुई हैं, तो ब्रांच सिस्टम है तो उसे कंपाउंड, और अगर एक है तो सिंपल ग्लैंड कहेंगे। तो these glands are secretly tubular acinus may be coiled or branch open into sinus duct, ठीक है। compound glands are present in pancreas, submandibular salivary gland है, ये हमने अभी आपको नाम बताया, submandibular या submaxillary, यहाँ वाली जो gland है वो आपकी compound है, ठीक है। चलिए अब ग्लैंड्स के टाइप सिंपल ट्यूबुलर और कंपाउंड ट्यूबुलर। सिंपल ट्यूबुलर और यहाँ कंपाउंड वाले रहेंगे ब्रांच वाले, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें? अलग तरीके से इनके नाम होंगे अलग तरीके से। तो सिंपल ट्यूबुलर में क्या आ गया तुम्हारी? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। कहाँ क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन? इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन मिलती है, ठीक है। जब आप इंटेस्टाइन पढ़ते थे कभी एक जमाने में हम लोग इंटेस्टाइन भी पढ़ा करते थे, उसके ये पार्ट्स पढ़ते थे। इंटेस्टाइन की 4 कवरिंग होती थी, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, तो पढ़ता था एसएमएस म्यूकोसा को पढ़ते, तो इसी में आते थे क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, कुछ इस तरीके से निकले होते थे। उसमें कौन से एपिथेलियम मिलेगी? सिंपल ट्यूबुलर एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सिंपल एल्वियोलर स्किन ऑफ फ्रॉग में मिलेगी, पॉइजन ग्लैंड टोड मिलेगी। जब फ्रॉग और टोड का डिफरेंशिएशन बताएंगे तो बताएंगे उसकी स्किन के ऊपर टोड ग्लैंड, उसमें पॉइजन ग्लैंड होती हैं, और फ्रॉग के अंदर जो होती हैं वो म्यूकस ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड जो है फ्रॉग की स्किन में और पॉइजन ग्लैंड टोड में, ये किसकी वजह से? सिंपल एल्वियोलर टाइप की। सिंपल क्वाइड ट्यूबुलर, क्वाइड है, देखिए ये क्वाइड ट्यूबुलर है, ठीक है। ये किसमें मिलेगी? आपकी ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ब्रांच एल्वियोलर सेबेशियस ग्लैंड है। इस तरीके से नाम आपको याद करना है। अगर चाहिए एपिथेलियल ग्लैंड्स के ग्लैंड्स के बारे में जो हमने मेन बताया आपको, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और अभी एक नाम आएगा सिक्रीशन के बेसिस के ऊपर, ये उसमें सिक्रीशन ऊपर से रहता है, एपोक्राइन, न्यूरोक्राइन, होलोक्राइन, ये वाला। इसके 2-4 नाम आपको हम बताएंगे, फिर आज थोड़ा सा हम बस पढ़ा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कंपाउंड ग्लैंड्स होती है जैसे मैमरी ग्लैंड है, ठीक है, प्रोथीरियल और मेटाथीरियल, ये बात में लोग पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे दोनों एनिमल टिश्यू का। कंपाउंड सेक्युलर एल्वियोलर ग्लैंड्स एग्जांपल आपके आगे स्लैबरी ग्लैंड यानी सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल भी आपको पता है, सब आपके नीचे वाले। कंपाउंड ट्यूबुलर में आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल्स की जो वल्वा पार्ट है उसमें जो सिक्रेशन निकलता है वो बार्थोलिन ग्लैंड की वजह से निकलता है। हम लोगों में कॉपर्स ग्लैंड म्यूकस को निकालती है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड, पैनक्रियास, पैरोटिड, ये सब आपकी कंपाउंड ट्यूबुलर हो गई, ठीक। कंपाउंड ट्यूबुलर इस तरीके की। मैमरी ग्लैंड का तो डायग्राम आपको पढ़ना ही नहीं पूरा, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड पढ़ेंगे। अब आती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तो आपने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रीशन बाहर करती है, यानी बना तो यहाँ है और सिक्रीशन यहाँ होता है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ये होती है कि इसके पास कोई डक्ट नहीं है, तो ब्लड वैसे जा रही थी, कहती भैया सुनो हमारा भी हमारी मिस्टेक जा रही है, ये डायरेक्ट ब्लड में, तो ये डक्ट लेस होती है, ये डक्टेड होती है। समझ में आई बात या नहीं? तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के नाम तो आपको पता ही है, याद करना ना चाहते हैं पता। अब आता है होलोक्राइन। अब देखिए सिक्रीशन कहाँ से करती है, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए डायग्राम को, आपको सब समझ में आ। अगर ये सिक्रीशन कर रही है ऊपर, देखिए पूरी सेल, पहले ये सेल थी, इसके अंदर माल बना,
ये धीरे धीरे उठी और फिर पूरी निकल गई, खत्म, पूरी साइड निकल गई, होलोक्राइन। मीरोक्राइन यानी आधा अधूरा से माल निकाल रही है। एपोक्राइन सेल ऊपर से टूट के निकल जा रही है। इस तरीके का जो सिक्रीशन है उसके वजह से 3 तरीके की सेल्स होगी। कौन कौन सी? होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन कैसी है। ठीक, होलोक्राइन में आ जाती है सीबेशियस ग्लैंड, ये होलोक्राइन पूरा पूरा। मीरोक्राइन में आ जाती है आपकी कौन सी ग्लैंड? स्पैडियाज आ गई, सेलेब्री ग्लैंड आ गई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आ गई, स्वेट ग्लैंड आ गई। और एपोक्राइन में आपकी कौन सी आ जाएगी? एक्सिलरी स्वेट, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड और एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं इसके ऊपर, ये तो आ गई आपकी कौन सा? ये टिश्यू खत्म हुआ आपका कौन सा बेटा? एपिथेलियल। अब हम लोग आएंगे कौन से टिश्यू के ऊपर? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करेंगे हम लोग, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेसिकली आपको ये याद रखना है और ध्यान रखना है कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा एक बार रिवाइज कर ले पीछे वाला क्या? एपिथेलियल टिश्यू। देखिए आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू जो था ये 2 पार्ट में था, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड को ही हमने 2 पार्ट में बांट दिया, स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब हो गया जो स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, होता दोनों ही मल्टी लेयर्ड। स्ट्रैटिफाइड को बांट दिया क्यूबॉइडल और कॉलमनर। हाँ, इसके बाद आ गया सिंपल को बांट दिया 3 पार्ट में, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर। इसके बाद 2 स्पेशल पॉइंट हमने लिख दिया, एक का लिख दिया सीरिएटेड। एनसीईआरटी बिल्कुल डिट्टो तुम्हें छपवा दे रही है, एनसीईआरटी में लिखा है, जाके कॉपी कर लेना। अब अभी हो सकता है नोट्स दिखाने के बाद पढ़े हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी क्रैक करे हुए, शायद आपको समझ में आए। सीरिएटेड और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम कैसी होती थी? टाइल्स लाइक की प्लेट टाइप, ये ट्यूब लाइक होती थी और ये पिलर लाइक। अगर यही पिलर जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाए तो इसकी 2 रोज दिखेंगी। तो अगर 2 रोज न्यूक्लियस की दिख रही है तो हम कहेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। अगर इसी के ऊपर सीरिया मिल जाता है तो सीरिएटेड है, नहीं मिलता। इसके बाद आ गया यहीं पे ही एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स को भी कई तरीके से बांट दिया कि या तो वो यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर है, डक्टेड है या उसकी डक्ट सिंगल डक्ट है, या सिंपल है या कंपाउंड है, यानी उसकी डक्ट सिंगल है तो सिंपल हो गई, कई ब्रांच वाली डक्ट है तो कंपाउंड हो गई। इसके अलावा उसका सिक्रीशन है तो एपोक्राइन हो गई, मीरोक्राइन हो गई या होलोक्राइन हो गई। आपको इसके एक नाम याद करके तो देखो कितना आसानी से हो, इतना कोई ज्यादा टफ था क्या? बहुत इजी था। अब हम आपको एपिथेलियल टिश्यू के एनसीईआरटी के पुराने एनसीईआरटी के नोट्स दिखाते हैं थोड़े से। आओ भाई देखो, ये हमने लगा दिया है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, डिट्टो कॉपी एनसीईआरटी। ठीक है, बड़ा नहीं लग रहा है, बड़ा हो गया करेंगे तो हो जाएगा। शेयर थोड़ी करना है ये। टू द पॉइंट एनसीईआरटी, कुछ नहीं करना है आपको, ये रट लिया समझिए कि हम लोगों ने क्रैक कर लिया। पक्का था? अरे क्या बात कर तुम यार, हल्के मत लो, हम पे शक करो, इतनी बार तुम्हें हम बता चुके हैं। पीडीएफ का प्रिंट, ये वाला प्रिंट पेमेंट होता है और वो ग्राफ में पूरा
चलो आओ देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ये क्या करेगा, पढ़ो। आउटर कवरिंग, हाँ कवरिंग और लाइनिंग, लाइनिंग बनाएगा, ठीक है। टिश्यू फ्री सरफेस पे होता है, फेस आइदर द बॉडी फ्लूइड्स और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड्स कवरिंग एंड लाइनिंग, कवरिंग या लाइनिंग को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कॉम्पैक्टली प्लेस होता है, लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम होता है, कहाँ मिलेगा, और कंपाउंड सिंपल मिलता है कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ये कितने पार्ट का हो गया, ये 3 टाइप का, 3। देखो यार यहाँ जो लिखा है, अगर तुम अब इतना पढ़ने के बाद अगर तुम इसकी जिस समरी को भूल गए तो समझ लेना बेकार हो गया। सिंगल है, फ्लैटेंड है, ठीक है। दे आर फाउंड, कहाँ मिलेगा, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज। पॉइंट पकड़ लेना है, सीधे सीधे इसके नोट जरूर बना लीजिएगा। ये तो चार्ट खुद ही अपने हाथ से बनाइए, कंप्यूटर टाइप चार्ट मत करो, अपने हाथ से भी बनाओ तो ज्यादा चलेगा। क्यूबॉइडल कहाँ मिलते हैं, देखिए आपको बताया, हमें बताया कि कैसा ट्यूब लाइक सेल्स हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी एंड मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियम और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नेफ्रॉन की क्या होती है, उसके ऊपर माइक्रोविलाई होती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देगा, याद रखिएगा ब्रश बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम है। कॉलमनर एपिथेलियम का है, सिंगल लेयर है, टॉल है, स्लेंडर लाइक सेल्स हैं। इसके न्यूक्लियर बेस के ऊपर होता है, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? एनसीईआरटी की लाइनें हैं बिल्कुल। अब कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर आ जाओ। कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है कई लेयर्स हैं, आपको फंक्शन इट इज डज इन आवर स्किन, जैसे प्रोटेक्शन का फंक्शन है इसका, तो हमारी स्किन में है। कंपाउंड मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। मेन फंक्शन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, ठीक है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकर कैविटी, ठीक है। फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सिलेब्री ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। एग्जांपल सीधे सीधे रट्टा मारो, खत्म करो। देखो क्वेश्चन जब तुम देखो पीवाईक्यू, इन लाइनों को बाहर कहीं नहीं, यानी एनसीईआरटी के ही निचोड़ है, हमने एक चार्ट बना दिया है। आपको एक पेज में मिल रहा है, तो एनसीईआरटी घुमा फिरा के इतनी जगह पर करेंगे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, जैसे सीलिएटेड एपिथेलियम बताया, सीलिया मिलेगा तो सीलिएटेड, ठीक है। फंक्शन टू मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कहाँ मिलेगा, हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ग्लैंडुलर ग्लैंड्स बनाएगी, यूनिसेलुलर हो सकती हैं जैसे गोबलेट सेल्स है, ठीक है। मल्टीसेलुलर हो सकती है जैसे सेलेब्री ग्लैंड होगी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, याद रखिए कहाँ कहाँ होगी, तो इतना सब थोड़ी हम बताएंगे, सब पता है, तुम रट्टा मार बैठे तुम अभी, ठीक है। इसके अलावा ऑल एपिथेलियम आर हेड टुगेदर लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ देखिए टाइट जंक्शन, एडियरिंग जंक्शन, गैस तो हमें आ रहा है साइड में तीन है, सीधा सीधा फंक्शन है। टाइट जंक्शन क्या करता है, लीकेज से बचाता है। एडियरिंग जंक्शन पकड़े रहता है, और गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म में कुछ करेक्शन कराता है। तो यहाँ पे रैपिड ट्रांसफर होता है आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स। खत्म, एपिथेलियल टिश्यू गया, गुड बाय, टाटा, हो गया। क्या यार इतनी सी तो बात थी, कर लिया। आओ आते हैं वापस अब कनेक्टिव टिश्यू। पहले एक बड़ा सीपीडीएफ का बात करते हैं, तो वो नहीं, तब तुम्हें इतना डिटेल थोड़ी पड़ा है ना, वो तो आपकी पीडीएफ आप जस्ट निकल आया। मेन आपको बड़ा पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद छोटा बता देंगे। एनसीईआरटी में देखो ये लिखा हुआ, अच्छा है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। आगे आते हैं, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करे, बेसिक सी बात है, क्या करेगा, कनेक्शन करेगा तो चीजों को जोड़ेगा। तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजें अपने अंदर जरूर रखेगा, इन तीन चीजों से मिलकर तो बना ही होगा। ये तीन चीजें हर कनेक्टिव टिश्यू में नहीं, ग्राउंड सब्सटेंस,
सेल्स और फाइबर्स। ठीक, ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा यानी ये बेसमेंट, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपको बनाना है क्या, शरबत। शरबत तो सभी लोगों ने पिया होगा, जो नॉर्थ के हैं उन्होंने सबने शरबत पिया। हाँ, कुछ मोहब्बत का है, कुछ नफरत के है, ठीक है, शरबत तो सबने पी, और चाहे कोई बनाए तो उसका जरूर डालता है उसमें। सब शरबत बनाने में बेस लाइन जो होती है वो होता है पानी। बिना पानी के शरबत नहीं बनेगा। ठीक है, आपने शरबत के लिए ये पानी तैयार कर लिया। ठीक, इस पानी में फिर आप सबसे पहले शरबत को मीठा करने वाली चीज डालेंगे, वो चीनी हो या शक्कर हो, आप कुछ भी उसे कहते हो, आप डालेंगे। फिर आपने इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग रीजन के हिसाब से ऐड करें। भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का शरबत होता है, और इसके बाद शरबत को खराब करने की अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, इसमें रूअफ़ज़ा डाल दो, कोई इसमें दूध डाल देता है, कोई इसमें, भाई साहब हम तो कह रहा हूँ अलग ही लगा, काला नमक भी डाल देंगे। ठीक है, कुछ इसमें जो है वो बर्फ भी डाल देंगे, वो तो चलो पानी हो गया। तो आपने क्या करा, इसमें रूअफ़ज़ा डाल दिया, इसमें आपने दूध डाल दिया, आपने इसमें नींबू निचोड़ दिया। भाई साहब एक अलग ही लगा, दही डाल देना, दही डाल देना। हमने तुमसे क्या कहा, हमने तो बताया ना, फिर शरबत को खराब करने की अलग अलग विधियां हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ लोग नारियल घिसते हैं, वो भी डाल देते हैं शरबत में। ठीक है, मतलब शरबत ना हो गया, हाँ तरबूज डाल देंगे भाई साहब, तो उसे मोहितो कह देंगे, है ना। तो मोहितो अलग ही लेवल पे चले जा रहा है। आगे आते हैं, फिलहाल शरबत बना लिया। अब जरा आप देखिए, इसमें ध्यान से समझेंगे कि क्या मेन चीज है। मेन चीज बेसमेंट सब्सटेंस है, ग्राउंड टिश्यू क्या था। ग्राउंड सब्सटेंस पानी था, उसमें चीजें अलग अलग मिलाते गए और उसको बनाते गए। अब समझिए, यानी हमारा एक बेसमेंट सब्सटेंस होगा, इसमें फाइबर्स पड़े हुए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, उसी में फिर कहीं ना कहीं बीच बीच में सेल्स होंगे, अलग अलग टाइप के टिश्यूज, अलग अलग टाइप की सेल्स। हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। बोलो कोई दिक्कत? अरे यार तुमने शरबत से हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में। आप शरबत भाई ट्राई मत करना, ऐसे रहते आप बेसिक पे ही रहना, ज़्यादा इधर उधर मत जाना। जैसे चाय भी अलग अलग तरीके की होती है, तो चाय बेसिक सी वाली ज़्यादा अच्छी होती है, पर जिनसे फिर बहुत सारी होती है। कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू में एक ग्राउंड सब्सटेंस है, चाहे कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, आपको ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें ये सब कुछ धंसा हुआ रहेगा। ये ग्राउंड सब्सटेंस है आपका। ठीक, कोई दिक्कत? फाइबर मेनली 3 तरीके के होंगे, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर, नहीं कोलेजन। रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन के, कोलेजन फाइबर जो है ये इसका काम जो है चिपकाए रखना है, और इलास्टिन ये इलास्टिसिटी देने खिंचाव, जहाँ खींचने वाले हैं वहाँ इलास्टिन फाइबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेल्स अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस सेल्स, इसके अलावा आपने कहा RBC हो सकती है, WBC हो सकती है, प्लेटलेट्स हो सकती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकती हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स हो सकती हैं। ठीक,
तो मास्ट सेल्स हो सकती हैं, मास्ट सेल, मस्त नहीं है ये, मास्ट है, मस्त नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी तरीके की सेल्स हो सकती हैं जो हेल्प करेगी, फाइब्रोब्लास्ट हो सकती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर्स बनाती हैं, जैसे आपको बताया फाइबर्स बनाने वाली जो सेल्स होंगी इन्हें फाइब्रोब्लास्ट है। तो ये इतनी टाइप की तो लगभग सेल्स में होंगी। मैक्रोफेजेस भी फिर आगे अलग अलग टाइप की होती हैं। आपने कहा कि साहब लीवर है, लीवर में अलग तरीके कफर सेल्स होता है, लीवर की सेल्स का नाम क्या रहता है? KUPFR, कफर सेल्स। कफर सेल्स क्या करते हैं? मैक्रोफेज है, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देंगे, ये लीवर में देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग टाइप के आपके पैरेंटल टिश्यू में अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये बेस तो हर किसी में सेम रहेगा, तीन ही चीजों से मिलकर बना होता है कोई भी पैरेंटल टिश्यू। यहाँ तक दिमाग में घुस गया? जी सर। बहुत बेसिक्स पढ़ा रहे, बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहे, भाई साहब इससे ज़्यादा छोटा हम कर नहीं सकते इसको, और इससे ज़्यादा बेसिक पे जा नहीं सकते। तो आइए देखते हैं फिर अपनी किसी एक कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, मजा आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू तो इस वीडियो में रखेंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं दूसरी वीडियो में कर लेंगे। हाँ सर। हाँ? अभी ये किस दिन बनेगी? अभी अभी अरे वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको दो पार्ट में कर देंगे। कनेक्टिव टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कार्टिलेज, बोन आ जाएगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके जाएंगे एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, और डेंस में आ जाएगा आपका लिगामेंट, टेंडन, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिगामेंट, टेंडन किसका एग्जांपल? डेंस का हो गया, एडिपोज एरियोलर लूज का हो गया, बोन कार्टिलेज सपोर्टिव का हो गया, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ हो गया। कोई दिक्कत? यही सारे नाम आपको पूछेंगे आएंगे। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि हर किसी कनेक्टिव टिश्यू में तीन चार चीजें मिलेंगी, ठीक है। यस सर। और कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म के होते हैं। सबसे पहले ओरिजिन आपको बताई दी थी। हार्टिंग कार्ड मीसेंकाइम because they originate from embryonic mesoderm. Heart के नेचर mesenchyme है। Only connective tissue constitute 30% of total body weight. इसमें मसल 50% है, एपिथेलियम 10% है, और नर्वस 10%। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू 50% रहेगा, एपिथेलियम 10%, नर्वस टिश्यू 10%, और 30% आपका कौन सा हो गया? ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सॉफ्ट फाइब्रस मैट्रिक्स होगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल, इसमें डेंस मैट्रिक्स होगा, और कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर होता है, इसमें लिक्विड मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के टाइप पे तीन तरीके के होते हैं। मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट, देखिए हमने आपको बताया कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तीन होंगे, डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी, फाइबर्स होंगे, और मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की सेल्स, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये क्या बनाएगी? ये फाइबर्स को बनाएंगे। मैंने फाइब्रोब्लास्ट कह दिया हमने, ठीक, टू प्रोड्यूस फाइबर लिखा होगा, ठीक। इसके बाद दूसरी हो गई प्लाज्मा सेल, की कार्ड व्हील सेल्स भी कहलाती है प्लाज्मा सेल। लेस नंबर में होते हैं, अमीबॉइड होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिक मटेरियल जो उसका ऐसा है, फंक्शन है प्रोड्यूस, सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल। जैसे बी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल। मास्ट सेल्स को ही हम क्या कहते हैं? मास्टोसाइट्स कहते हैं। और भाई साहब आपने जब कभी कहा होगा कि हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये सब निकल रहा है, ये कहाँ से निकलता है? मास्ट सेल से निकलता है। मस्त नहीं है,
ठीक है, फंक्शनली सिमिलर टू बेसोफिल्स होती हैं। फंक्शनली यानी बेसोफिल भी आपका हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन निकालेगा और ये भी निकालता है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो आपने जब एंटीबॉडी की बात करी थी एलर्जी, तो वहाँ पे मास्ट सेल्स जो होती हैं क्या करती हैं, वो एंटी हिस्टामिन हम लोग देखते हैं, एंटी हिस्टामिन देखते हैं, तो इन्हीं को सप्रेस करने के फंक्शंस को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। हिस्टामिन देखो लिखा हुआ, हिस्टामिन प्रोटीन जो होता है वैसोडाइलेटर है। सेरोटोनिन लिखा हुआ है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। आप एच डी एस सी याद रखिए, एस सी मतलब सेरोटोनिन कंस्ट्रिक्टर, एच मतलब हेपेरिन डाइलेटर, वैसोडाइलेटर हो गया, वेसल्स को डायलेट करेगा और ये वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा। समझ में आई बात नहीं? हेपेरिन क्या निकालेगा, ये ग्लूकोसाइक्लाइड है, ये एंटीकोगुलेंट है, प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। हमने आपको बताया था ना कि हमारे अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, हमारे अंदर हेपेरिन मिलता है, इसकी वजह से नहीं जमता है। आते हैं एडिपोसाइट्स, एडिपोज सेल्स, ये इसके अंदर फैट ग्लोबुल्स को इकट्ठा कर लेगा, ये फैट को कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये भी कई तरीके का हो सकता है, मोनोलोकुलर, ठीक है, मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट, नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बच्चों में ब्राउन फैट होता है, ठीक है। चिड़ियों में भी तो जब वो माइग्रेट करती है ब्राउन फैट तो वही ये एडिपोज सेल्स हैं जो ये काम करेंगे। मीसेंकाइम लेस इन नंबर, ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, छोटो। मैक्रोफेजेस, हमने आपको बताया था कई तरीके के मैक्रोफेजेस होते हैं, देखिए यहाँ नाम, लंग्स में होगा तो इसका नाम होगा डस्ट। मैक्रोफेजेस का काम है भक्षण करना, फेजेस है, फेजेस यानी खाना, बैक्टीरिया वगैरह को जो भी फॉरेन पार्टिकल्स को भक्षण करना। लंग्स में डस्ट सेल, लिवर में कफर सेल, ब्लड में मोनोसाइट्स, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, थाइमस ग्लैंड में हेस सेल्स ग्रैन्यूल और स्प्लीन में रेटिकुलर सेल्स। नाम चाहिए याद कर लीजिएगा, अच्छे नाम है, मजा आएगा आपको, पूछे कभी नहीं जाएंगे आपसे, क्योंकि अब नीट का लेवल बदल गया, वरना पहले थे पूछते थे, अब नीट का लेवल ही बदल गया। ये पहले टफ था, अब इजी, अब बच्चों वाला है, इसीलिए आपने देखा होगा नीट को पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर्स आ गए दुनिया में, हर कोई नीट ही पढ़ाने लगा। तो क्यों है, जब लेवल तुम एनसीईआरटी लेवल कर दोगे तो एनसीईआरटी हर कोई पढ़ के पढ़ा देगा। यहाँ तक खेल असली, यहाँ तक लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। लिम्फोसाइट्स अलग अलग तरीके की, हमने आपको बताया टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सारी आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। हाँ, फाइबर्स आपके को बताया 3 तरीके के फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर होता है ये, दे आर शाइन व्हाइट फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। याद रखिए कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है। ध्यान रखिए मैक्सिमम क्वांटिटी में यही होंगे, प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन वर्टिब्रेट्स, ओनली कोलेजन फाइबर कंस्टिट्यूट 1/3 पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। आपसे बताया भी था कि प्लांट्स में अपने अगर अर्थ के ऊपर देखा जाए तो कौन सा प्रोटीन है सबसे ज्यादा, इसको, और एनिमल्स में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन उठा है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है। द बेबी एंड टफ फाइबर्स आर ऑलवेज रेंज इन बंडल कॉल्ड फैसिया। इन बॉइलिंग दे कन्वर्ट टू जिलेटिन। जब से गर्म करेंगे तो किसमें बताएंगे, जिलेटिन। दे कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। जिलेटिन भी तो प्रोटीन। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, मैंने आपको बताया ये, ठीक है। ये जहां इलास्टिसिटी होगी वहां होंगे। व्हेन बॉइल्ड दे डू नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन डाइजेस्ट हो जाएंगे ट्रिप्सिन एंजाइम्स। रेटिकुलर फाइबर्स हमने आपको बताया, ये रेटिकुलर जाल है,
और ये किसको प्रोटीन के रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, लिखा है इसमें रेटिकुलिन प्रोटीन, ठीक है। इलास्टिक नहीं होते हैं, मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स सच एज स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। ये तीनों तरीके के फाइबर्स को कंपैरेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, चाहिए आप पढ़ लीजिए, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा फाइबर्स तीनों। ये तो आपका हमने क्या बताया, बेसिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग घुस रहे हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। क्या कनेक्टिव टिश्यू असल में कौन से, हमने आपको चार्ट बता दिया, कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में बांट दिया। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसमें लूज और डेंस पड़ेंगे, फिर सपोर्टिव और फिर फ्लूइड, ठीक। तो अब हम लोग सबसे पहले लूज और डेंस की तरफ बढ़ेंगे। मैट्रिक्स हमने आपको बता दिया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है, इसमें हाइड्रोनिक एसिड भी होगा। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात होगी। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं विद द एमॉर्फस मास ऑफ प्रोटीन्स ऑन ग्राउंड, उधर आराम से लूजली पैक्ड हैं, आराम से सारी सेल्स स्कैटर्ड हैं, ठीक है बिल्कुल। Gelatinous material is strengthened by using strengthening of protein fibers such as collagen, collagen के वाले प्रोटीन्स होंगे। तो ये पहला नाम इसमें आता है एडिपोज टिश्यू। आपकी जो स्किन है यानी एपिथेलियम है, इसकी जो पिन अल्टीमेट शेल है इसके नीचे वाला, ठीक है, उसमें आपको एडिपोसाइट्स मिलेंगे। और एडिपोसाइट्स के अंदर आपको बताया फैट ग्लोब्यूल होता है, तो फैट स्टोर होगा। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो कहाँ मिलेंगे, मेनली आपको स्किन के नीचे मिलेंगे, बीनीथ द स्किन, अराउंड किडनीज, इन मेसेंट्री एंड बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। बिसाइड फाइब्रोब्लास्ट, देखिए इसमें कौन कौन सी सेल्स और होंगी। बिसाइड फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, एडिपोज टिश्यू आल्सो कंटेन लार्ज स्फेरिकल ओवल सेल्स, adipocytes, main in fat cells adipocytes. Cytoplasm and organelles in adipocytes are present by fat globule into a narrow annular layer. जैसे आपने कहा इस सेल की फैट ही फैट भर गया, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म ये सब पतला इधर आ गया, ठीक है, जस्ट beneath the plasma membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे बाकी सारी चीजें आ गई, और बाकी सब क्या भरा हुआ, फैट ही भरा। Adipose tissue synthesize, store and metabolize fat. मेन काम इनका क्या है, सिंथेसाइज करेंगे, स्टोर करेंगे और मेटाबोलाइज करेंगे फैट। There are 2 kind of fat tissues. आपको बताया 2 तरीके के होते हैं फैट टिश्यू। In the white adipose tissue there are single large fat droplets होंगी, और जो ब्राउन वाला होगा उसमें कई होंगी। Brown adipose tissue on the other hand has many small droplets, अलग यानी सेल उसके अंदर ये फैट droplets, ठीक है। तो दिक्कत whereas brown fat cells contain many mitochondria, white fat cells are comparatively few. brown fat में ज़्यादा mitochondria होते हैं, उसमें कम होते हैं। वही बात है कि brown fat होता है ज़्यादा एनर्जी आपको देता है। कलर brown fat का brown क्यों होता है, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स होते हैं, इसकी वजह से brown कलर। brown fat is particularly found in newborn babies and hibernating mammals. कहाँ मिलेगा ये भी जो हाइबरनेट करेंगे, समझ रहे हो आयुष, जो हाइबरनेट करते हैं उनमें पानी, वही तो करते हैं। हाँ तभी तो तुमसे कह रहे हैं। अच्छा एग्जांपल ही बैठा हुआ है। It accounts for 5 to 6% of the body weight, ठीक है, born, rabbit and man भी हो। Brown fat has a large capacity for generating heat, ठीक है। This is because brown fat few animals generally do not shiver in spite of lower temperature. Shivering नहीं होती होगी ना? Brown fat cannot be suitable for of food, cannot be a substitute of food. Adipocytes tissue may be examined for the fat bodies of frog or from the skin of turtle. Functions तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। शॉक है तो आपकी क्वेश्चन समझ रहे हो आयुष, कंपनी बना हुआ है। एरियोलर टिश्यू कहते हैं। अगला कौन सा है, एरियोलर। पहला एडिपोज टिश्यू हो गया, दूसरा एरियोलर। एरियोलर जहाँ खाली जगह होंगी वहाँ एरियोलर होगा, स्पेसेस मिल रहे होंगे,
ठीक, beneath epithelium many hollow visceral organs skin wall arteries veins containing different type of cells, fibroblasts, macrophages, mast cells, plasma cells, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो ये आपका जो है एक टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की कॉपी मारी हुई है, दोनों एनसीईआरटी के ही दिए हुए हैं। ये फैट वाला आपको दिखा दिया है कि फैट देखिए पूरा फैट है और ये न्यूक्लियस चार पूरे चला गया। और यहाँ आपको नॉर्मल एक टिश्यू दिखा दिया गया है जो मास सेल्स दिखाई गई है, फाइब्रोब्लास्ट दिखा दिए गए हैं, तो फाइबर मैक्रोफेजेस ये सारी चीजें इसमें दिखा दी। आते हैं डेंस, ये तो था लूज, लूज में दो नाम आ गए एडिपोज और एरियोलर। डेंस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर, यानी जिसमें रेगुलरली अरेंज है और एक में इररेगुलरली अरेंज। ठीक है, अगर फाइबर्स जो है नहीं रखी हुई, अगर आपके फाइबर्स जो है वो सीधे सीधे हैं, रेगुलर है तो रेगुलर, और अगर इररेगुलर नहीं है तो इररेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो बिटवीन मेनी पैरेलल टेंडन और लिगामेंट, इसका नाम है टेंडन और लिगामेंट। किसके क्या करना है आपको, डेंस रेगुलर। डेंस इररेगुलर में क्या होता है, ये मोस्टली फाइबर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आपकी प्रेजेंट इन स्किन, ठीक, पेरीमाइसियम हो गया, पेरिन्यूरियम हो गया, और अराउंड बोन्स पेरिओस्टियम, बोन्स के अराउंड जो कवरिंग होती है उसको पेरिओस्टियम। पेरीमाइसियम क्या है? वाइड फाइबर्स जो है, ठीक, यहाँ आप कौन से थे, कौन से फाइबर्स थे, कोलेजन। ठीक है, वाइड फाइबरस टिश्यू जो होता है, फ्यू फाइबर्स स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक, इसमें टेंडन और लिगामेंट का जो नाम आया है ऊपर देखिए, टेंडन और लिगामेंट आया है, तो यही टेंडन मत पढ़िए, बस इतना याद करिए टेंडन और लिगामेंट इसके पार्ट होते हैं। ठीक, यहाँ आप कंपैरेटिव पढ़ लीजिए, टेंडन और लिगामेंट ज्यादा सही है। हाँ, टेंडन का काम क्या होता है, बोन को मसल से जोड़ना, और इसका काम क्या होता है, बोन को बोन से। ठीक, बाकी चीजें अगर आपको पढ़ने का दिल हो जाता है तो ये पढ़ लीजिए। इसके बाद रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू वही होगा, देखिए जाल ऐसा बना हुआ है तो रेटिकुलर फाइबर्स होंगे तो रेटिकुलर टिश्यू। अब आते हैं सपोर्टिव टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा पार्ट है सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में आ जाते हैं दो नाम, कार्टिलेज और बोन। तो पहले आप स्ट्रक्चर देखिए फिर आपको बता। देखिए, जब आप इसको काटेंगे कार्टिलेज को, तो इसमें एक कवरिंग आपको बाहर पे मिलेगी पेरिकॉन्ड्रियम, फिर अंदर की तरफ ये ग्राउंड सब्सटेंस मिल गया इसका, और इसमें रखी हुई हैं अलग अलग टाइप की सेल्स। सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स के ऊपर देखिए कॉन्ड्रोब्लास्ट इन लेक्टिना, कॉन्ड्रोब्लास्ट कह दीजिए, कॉन्ड्रोसाइट्स कह दीजिए, दोनों एक ही चीज। लेक्टिना मतलब होता है स्पेस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, समझ में आने की बात नहीं। ये आपका हेलाइन कार्टिलेज, ऐसे ही वाइट फाइबरस कार्टिलेज हो गया, ऐसे ही येलो इलास्टिक कार्टिलेज हो गया, अलग अलग तरह की कार्टिलेज। लेकिन आपको बताते हैं कार्टिलेज की जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। अगर यही बोन की कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। ऑस्टियोसाइट्स बोन के लिए, इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होगी, इसमें ऑस्टियोसाइट सेल्स। ठीक, बस इतना याद करना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि बोन और कार्टिलेज बहुत ज्यादा पढ़े। आप बेसमेंट मटेरियल पढ़िए बोन्स का कार्टिलेज और बोन्स का बेसमेंट मटेरियल पढ़िए, ग्राउंड सब्सटेंस क्या है। देखिए, ये सॉलिड होते हैं बट सेमी रिजिड है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू में। कॉन्ड्रोसाइट्स डार्क है, ब्लंट एंगुलर कार्टिलेज सेल्स हैं। They occur in clusters of 2 to 3 small spaces scattered in the matrix. अब ये तीन तरीके के होते हैं कार्टिलेज, एक होता है हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। हेलाइन कार्टिलेज क्या है, हेलाइन कार्टिलेज जो है आपको कहाँ मिलेगा, याद रखिए, आपसे पूछ लेते हैं कि ये सी शेप ट्रैकिया के जो सी शेप कार्टिलेज स्ट्रिंग है किसके बने हुए हैं, तो हेलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं।
आपका जो यहाँ पे एक बोन है, ये हाइवाइड बोन, इस पे कौन सा कार्टिलेज है, तो ये सारी चीजें पूछ लेते हैं हेराइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है। ध्यान से देखिए, हेराइन कार्टिलेज होता है मैट्रिक्स इज अपरेंटली फाइबरलेस होता है, ग्लास लाइक होता है, इसीलिए इसको हेराइन बोलते हैं, बट ट्रांसल्यूसेंट होता है। अकर्स इन लैरिंक्स, नेजल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स होता है, ट्रैकियल रिंग्स और कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टा मतलब होता है वर्टिब्रल रिब्स, रिब्स की कार्टिलेज। इट गिव्स दो कॉस्टा जो होता है रिब्स के लिए वर्टिब्रल होता है। इट गिव्स दोस स्ट्रक्चर्स इन डेफिनिट बट प्लायबल फॉर्म, यानी कि थोड़ा सा मूवेबल हो सकता है। वाइड फाइब्रोकार्टिलेज कैरीज थिक डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कॉन्ड्रोसाइट्स होती है लेग में, कॉन्ड्रोब्लास्ट लिख दिया है, ब्लास्ट वही है जो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएंगे। इट अगर इन जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल, कार्टिलेज के ही जॉइंट्स होते हैं। द कोलेजन फाइबर्स मेक सच जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बट लेस इलास्टिक, ओनली स्लाइटली मूवेबल। इसीलिए वर्टिब्रल जॉइंट है वो स्लाइटली मूवेबल, यहाँ इमूवेबल और उसके अलावा मूवेबल होते हैं, जैसे हमारा हिंज जॉइंट है, ऐसा मूवेबल। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज में आपको बताया जहां इलास्टिक प्रोटीन होगा वहां इलास्टिक कार्टिलेज होगा। यूस्टेकिन ट्यूब्यूल, यूस्टेकिन ट्यूब्यूल कहाँ होती है पता है? नहीं, आपका जो कान है, ठीक है, कभी कभी आप नाक बंद कर लीजिए, मुंह में हवा भरिए तो इधर लगता है यहाँ कान तक हवा गई, मुंह में कस के हवा भरिए और बाहर निकालने की कोशिश करिए तो ऐसा लगता है कानों तक आपको हवा का प्रेशर मिलेगा। वो असल में जो कान होते हैं आपके, कान का ये पार्ट होता है, ये इस तरीके से होता है, ये बाहर वाला है आउटर ईयर, देखिए ध्यान से देखिए भाई, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, कान के 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में आपका ये पिना आ जाता है और एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल आ जाती है। फिर मिडिल ईयर शुरू होता है, यहाँ से यहाँ आपका आता है ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा, और यहाँ पे आपकी लगी होती है 3 हड्डियां, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, और यहाँ से ट्यूब निकली होती है जो फेरिंक्स से जुड़ी होती है, यानी मिडिल ईयर को फेरिंक्स से कनेक्ट कर रही है। मिडिल ईयर को फेरिंक्स से कनेक्ट करने वाली ट्यूब को क्या कहते हैं बेटा हम? यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। इसीलिए आप जब मुंह में हवा भरते हैं तो ये हवा यहाँ से ऊपर जाती है, आपको लगता है कान के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, समझ में आई बात है जी? तो ये यूस्टेकियन ट्यूब मिलेगी, एपिग्लॉटिस मिलेगी, पिना ऑफ ईयर में भी देखने को मिलेगा। कौन सा कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, स्कैटर्ड कॉन्ड्रोसाइट्स है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इसमें कैल्शियम इतना ज्यादा भर जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, मूवेबल नहीं होता है। पेक्टोरल गर्डल्स, जो फीमेल्स में पेक्टोरल गर्डल होती है उसमें मिलेगी, ठीक है, ठीक। सुप्रा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग में देखने को मिलेगी, प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग में देखने को मिलेगी। ये आपको यहाँ तीनों दिखा दिए कंपेरेट क्या क्या चीजें हैं। हेलाइन कार्टिलेज होता है उसमें मैट्रिक्स कैसा है, ग्लास कहता है, ओपेक होता है, कोलेजन फाइबर, इसमें येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और इसमें जो होते हैं डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये स्लाइटली इलास्टिक होता है, ये हाईली इलास्टिक होता है, ये प्रोवाइड्स होता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, कुशनिंग इफेक्ट देगा। ये फाउंड होता है एंड्स ऑफ बोन्स, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ठीक है। इट फॉर्म्स स्कैटर कार्टिलेज, फिश का स्कैटर कार्टिलेज बनाया। It is found in external ear, यूस्टेकियन ट्यूब्यूल्स और एपिग्लॉटिस, और it is present between the adjacent vertebrae, ठीक है। तो जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, बीच में डिस्क होती है, एक वर्टेब्रे और 2 वर्टेब्रे के बीच में, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डल मिलेगा, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर आपका दिख रहा है तो इसको लिखिएगा, ना दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट कार्टिलेज, ठीक। अब आते हैं इसके ऊपर बोन। जैसे आपने कार्टिलेज की सेल्स को पढ़ा कॉन्ड्रोसाइट्स, ऐसे बोन की सेल्स को पढ़ेंगे आप ऑस्टियोसाइट्स। ध्यान से देखिए और समझिए, देखिए आपकी जो बोन होती है कुछ इस तरीके से आपकी बोन होती है, देखिए दिख रही है आपको बोन,
ध्यान से देखिएगा, जो हड्डी होती है तो कुछ इस तरीके से, हड्डी में ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस, ये तो खाली खोखला है, अंदर को खाली है ना। मेन हड्डी की ये है, ये आउटर सरफेस हो गई, ये इनर सरफेस। कार्टिलेज में सिर्फ पेरिकॉर्डियम, यहाँ पेरिऑस्टियम, पेरिऑस्टियम और एंडऑस्टियम। पेरिऑस्टियम और एंडऑस्टियम दे दो कवरिंग देखने मिले, इसके अंदर सारा खेल होगा, मैट्रिक्स वगैरह ये सब इसमें होगा। समझ में आई बात है? बात समझ में आ रही है? नहीं, एक बाहर की कवरिंग होगी, एक अंदर ही अंदर, बस यही बोन है। आप इसी को तोड़ते हो, अंदर तो सब हॉलो है, जैसे नैरो कैविटी कहते हैं, और इसमें बोन मैरो भरा होता है, यही आप खाते हो। हाँ, समझ में आ रही है? तो यही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, जब आपका ब्लड वाला कैंसर होता है तब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। देखिए, बोन होती सॉलिड होती है, रिजिड होती है, कनेक्टिव टिश्यू है। मैट्रिक्स ऑफ बोन हैज डिपोजिशन ऑफ एपेटाइट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि उधर आपका प्रोटीन और सॉल्ट शुगर का बना हुआ था। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है, ठीक है। और बोन का मैट्रिक्स जो है इसमें आपका कैल्शियम फास्फोरस का है, तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ये सॉलिड हो जाता है और ये थोड़ा सेमी सॉलिड रहता है। समझ में आ गई बात? यार देखिएगा कुछ चीजें, हाइड्रोक्सीपेप्टाइड सॉल्ट्स होते हैं, बाकी सारे 60 to 70% बोन जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है, और 30 से 40% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है बोन। ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो बोन की सेल्स हैं, हमने आपको बता ही दिया है। इफ बोन इज पुट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर बोन को उठा के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा जाए, ये क्या हो जाएगी? ये डीकैल्सिफाइड हो जाएगी, सब कैल्शियम निकल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। नथिंग विल हैपन अगर बोन को रख दिया जाए केवच में। क्वेश्चन डायरेक्ट क्योंकि पूछा गया था एक बार कि अगर बोन को उठा के इसमें रख दें तो क्या होगा, तो ये याद रख लीजिएगा। तो वो हाइड्रोक्साइड है, वो तो बेसिक नेचर में है ना, वो एसिड है तो रिप्लेस कर देगा, कोई बात नहीं है, आपको समझ लिया, बाकी हम ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स व्हिच सीक्रेट कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन, ठीक है। वहां कॉन्ट्रैक्टिन सल्फेट थे, केराटिन सल्फेट थे ग्राउंड सरफेस में, यहाँ ओसिन प्रोटीन। ये सर वही वाला प्रोटीन है क्या, जो जैसे अगर हम कोई एक बोन लें उसे बनाएं, जैसे चिकन की हमने बोन ली उसे बनाया, तो उसमें रेड कलर का जो आता है वही वाला है ना भैया, रेड कलर का बोन के अंदर मिलेगा ना वो, अच्छा। तो आपको जो ब्राउन कलर का मिल रहा है मैंने वो तोड़ने में मिल रहा वो है। वीडियो में देखी थी, उसमें वो बता रहे KFC के चिकन में जो रेड कलर का अंदर होता है वो बहुत से लोग को रेड लगता है, लेकिन वो एक प्रोटीन होता है, जब आप बोन को बनाते हैं वैसे करके पूरा। अरे सब यूट्यूब पे भैया सब कुछ बढ़िया बढ़िया पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। हमने आपको बताया बोन जो है वो ये है, और बोन के अंदर ये हॉलो कैविटी, जैसे मैरो कैविटी कहते हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है पकाने के बाद, ये क्या है? बोन मैरो है। इसके अंदर ये बनाने में किसमें हेल्प करता है? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो प्लेटलेट्स को बनाने में यहाँ ये हेल्प करता है। इसके अलावा हम ज़्यादा जानकारी आपको देंगे नहीं, क्योंकि आजकल बड़े बड़े डॉक्टर हो गए हैं जो जिम ट्रेनर हैं, वो सबसे बड़े डॉक्टर हो गए हैं कि ये खाओ इससे अच्छा होता है, ये खाओ ये बुरा होता है, ये खाओ ये सत्तू, हाँ मैगी खाओ ऑयल बनाओ। तो अलग अलग तरीके के बातें हैं। हम आपको यहाँ पढ़ाई बता रहे हैं, आपको ड्रामे नहीं बता रहा कोई। तो ऑस्टियोसाइट्स आर बोन सेल्स, दे आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, प्रेजेंट इन लैक्यूना, ठीक है। और बोन जो होती है वो सॉलिड रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स मैट्रिक्स इज हैवीली डिपॉजिट विद एपेटाइट सॉल्ट, इसमें भी होंगे कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स। फ्लैट इररेगुलर स्पेस कॉल्ड लैक्यूना, ये आपको मिलेगा लैक्यूना, ठीक है, इन द सॉलिड मैट्रिक्स। ईच लैक्यूना, देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बोन का जो होता है लैक्यूना कुछ इस तरीके से,
बोन की जो सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स जो अभी आपने कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ी है, ऐसे थी इनका लेकुना ये था। ऑस्टियोसाइट्स का लेकुना कुछ इस तरीके से होता है, ये ऑस्टियोसाइट्स सेल्स होती हैं इसी तरीके से इसमें फंसी हुई है ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो ये ऑस्टियोसाइट सेल्स में बोन की सेल्स हैं। ठीक, द बोन सेल्स हैज इररेगुलर शेप, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, जिसे क्या जो एक्सटेंड करेगी माइन्यूट कैनाल्स में, जिसे कैनालिकुलाई कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये क्या है, कैनालिकुलाई रेडिएटिंग फ्रॉम ईच लेकुना, ये कैनालिकुलाई। ठीक, तो आपको देखिए लिखा, ये कैनालिकुलाई हो गई और ये आपका लेकुना हो गया। क्लियर है? बोन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पेरीऑस्टियम बाहर वाली कवरिंग, एंडऑस्टियम अंदर वाली, बीच में आपकी कैनालिकुलाई हो गई यानी सेल्स हो गई, इस तरीके से अरेंज है, और ये ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपकी जो बोन होती है, एक ध्यान से देखने पे आपको बोन में इस तरीके के छल्ले मिलेंगे। मैमेलियन बोन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हैवर्जियन कैनाल मिलती है, ये मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप क्वेश्चन जब लगाएंगे जाके, आज टिश्यू के जब क्वेश्चन आप लगाएंगे जाके बैठ के, तो आपको मिलेगा हैवर्जियन कैनाल। तो हैवर्जियन कैनाल मैमेलियन बोन का आपका स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, आपको मैमेलियन बोन में ही मिलेगा, स्पेसिफिक फीचर है हैवर्जियन कैनाल। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, आपकी जो ये बोन्स की जो सेल्स हैं, ये इस तरीके से रिंग शेप में आ रही है। ठीक है, और एक इसी तरीके आपकी बोन तो ऐसे होगी ना, पूरी ऐसे खड़ी हुई, तो इसमें ये ऐसे ऐसे हैं, आपको काट के ऐसे दिखाया गया है, जबकि ये ऐसे ऐसे पूरा एक ये ऐसे रिंग्स ऐसे ऐसे। अच्छा, इसी में से एक हैवर्जियन कैनाल की होगी, दूसरी हैवर्जियन कैनाल की होगी, और दोनों को जोड़ने वाली जो कैनाल होती है इसे कहते हैं वोर्कमैन कैनाल। हाँ, तो हैवर्जियन कैनाल सिस्टम जो है आपको किसमें मिलेगा, ये देखिए वोर्कमैन कैनाल इस तरीके से जोड़ने के लिए जा रही है। ठीक, क्या मतलब सर, ये इसके वॉल्यूम एंगल से कुछ नहीं करता है जोड़ने के लिए? हाँ, ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, दो हैवर्जियन कैनाल्स को जोड़ने वाले कैनाल वोर्कमैन कैनाल। यहाँ से देखिए, कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म्स dense outer layer of all bones composed of many parallel longitudinal column like structure, इसे कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम। हैवर्जियन कैनाल्स आर कनेक्टेड बाय वोर्कमैन कैनाल। अब हर हैवर्जियन कैनाल में क्या क्या चीजें होंगी, हैवर्जियन सिस्टम में कंसेंट्रिक लेयर होती है किसकी, बोनी इनांगेटेड सेल्स, हैवर्जियन कैनाल्स। इट कैनाल कैरीज ब्लड वेसल्स, क्या क्या होगा इसके अंदर, ब्लड वेसल होगा, एंड नर्व्स। लेकुनाe containing osteocytes in a layer between two lamellae। ठीक है, ये याद रखिए, तो पॉइंट पढ़ लीजिए बस। क्या आपको हैवर्जियन कैनाल याद रखना है, हैवर्जियन कैनाल में क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स मिल रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपकी जो सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स के पूरा एक रिंग मिल रहा है। ठीक, और दो हैवर्जियन कैनाल्स को जोड़ने वाली क्या है, कौन सी है, वोर्कमैन। ठीक, अब बोन्स में अलग अलग तरीके के कुछ होती है स्पॉन्जी बोन यानी मुलायम, कुछ होती है सॉलिड बोन। ठीक है, तो आप अपना पढ़ना चाहिए कि पढ़िएगा, वरना कोई इसकी जरूरत है। ठीक है, चाहिए इसे पढ़ लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको आज़ादी दे रहे हैं, चाहिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोन और कार्टिलेज में आपका ये डिफरेंस दिया हुआ, पढ़ लीजिए। मैट्रिक्स इसका कंपोज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ओसी प्रोटीन का है, वहां कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन। इसका जो मैट्रिक्स है वो चीफली कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट का है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज के। ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड तो धसे होते हैं। मैट्रिक्स अगर इन कंसेंट्रिक लेवली, यहाँ पे कंसेंट्रिक लेवली मिलेगी, ये होमोजेनस मास होता है। मैट्रिक्स कंटेन फाइबर्स बट दीज इनडिस्टिंग्विशेबल, और यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कंटेन्स फाइबर्स व्हिच मे नॉट बी नोटिस्ड और डिस्टिंग्विश्ड। बोन सेल्स जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं लाइक लेकुनाe में होती हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स भी तुम्हारी स्पेस में ही है। ठीक है, ग्रोथ इन बोन बाई डायरेक्शन में बाहर भी बढ़ेगी, अंदर भी बढ़ेगी, लेकिन कार्टिलेज में सिर्फ यूनिडायरेक्शन बाहर ही बाहर बढ़ेगी। ऑस्टियोसाइट्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, गिव ऑफ ब्रांचिंग प्रोसेस, उसमें कोई ब्रांचिंग प्रोसेस नहीं होता है।
लैक्विज होती है सेंड आउट कैनालिकुलाई, वहां कोई कैनालिकुलाई नहीं मिलेगी। बोन की जो सेल्स हैं, बोन आउटर एंड इनर लेयर जो होती है वो ऑस्टियोसाइट्स की लाइनिंग होती है। यहाँ पे कार्टिलेज ग्रोज बाय डिवीजन ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट। सेल्स इसकी जो है बोन सराउंडेड बाय टफ शीट है, पेरिओस्टियम कहते हैं। यहाँ क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम है, याद हो गई। जी सर। अब ड्राइड बोन और कैल्सिफाइड बोन, सुखा दो या डीकैल्सिफाई कर दो, दोनों में क्या क्या है भाई, उसका मिनरल निकल गए, आपने HCl में डाला तभी वो डीकैल्सिफाई होगी। टाइप्स ऑफ बोन, कार्टिलेज बोन, मेम्ब्रेन बोन, विसरल बोन, सेस्मॉइड बोन, ठीक है। टेंडन पटेला बोन होती है, सेस्मॉइड बोन पटेला बोन होती है, वैसे होती है सेस्मॉइड बोन। पटेला जानते हो कहाँ पे है? क्या पटेला जानते हो कहाँ? फीमर पटेला, वो नीचे का मटेरियल घुटने का, वो जहाँ ब्रेन है वहीं पे। बोन, बोन चाइना ये अलग चीज है, ठीक वो तो वो हो गया मटेरियल। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मेड इन चाइना। वो बनते हैं इससे बर्तन, मतलब बर्तन नहीं, क्रॉकरी। बोन ऐश का बना हुआ है, ठीक है। White clay, the bone has increased the throat clay translucence, but very deep around and सर प्रोजेक्ट कर लीजिए, वीडियो कंट्री में ही बंद हो गई। अब पहले ये चित्त कर लीजिए। बोन के बारे में हमारा पूरा काम खत्म हुआ। अब हम लोग जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड के ऊपर आते हैं, और ब्लड अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको। इस वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं, ठीक है।